गिलकी है आजकल बहुत वो प्रसिद्ध है और इसका जो मार्केट वैल्यू है वो लौकी से या दूसरे और फसल हैं उसके अपेक्षा इसका जो उत्पादन है और इसका जो मार्केट वैल्यू है बहुत अच्छा है, इसलिए गिलकी के खेती से बहुत अच्छा उत्पादन कमाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम जलवायु देखेंगे कि किस जलवायु में हो सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात है किसान भाइयों के लिए कि ये वाइड स्पेक्ट्रम या फिर बहुत अधिक तरह के विविधता में, जलवायु विविधता में इसको उगाया जा सकता है। जैसे जो गर्म और आर्द्र जलवायु है, जैसे छत्तीसगढ़ की जलवायु अभी है, उसके अनुसार गिलकी की फसल आसानी से लिया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने का या फिर बहुत ये नाजुक फसल नहीं कहा जा सकता। आप कहीं पे भी इसको लगाएंगे तो ये उग जाता है और उत्पादन देने लगता है। लेकिन अगर हम इसमें अच्छा तकनीक का उपयोग करें, जो हमारे नए नए तकनीक हैं, ड्रिप है, ट्रेलिंग सिस्टम है और मल्चिंग है, ये सब का उपयोग करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और अब जलवायु में वर्षा का तो उतना वो नहीं रह गया है क्योंकि ड्रिप सिस्टम है और पानी के अधिक से अधिक साधन हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। लगभग सभी तरह की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे इसके लिए उपयुक्त मिट्टी है जो सैंडी लोमी सॉइल बोलते हैं, बलुई दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, दोमट पीली मिट्टी, वो सबसे अच्छी इसके लिए होती है। अगर मिट्टी भारी है लेकिन आप उसमें अगर खेती करना चाहते हैं, काली मिट्टी है, तो उसमें स्लोप अच्छे से होना चाहिए, मतलब पानी का निकास अच्छे से होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद का उपयोग करके उसको मिट्टी को हल्का किया जा सकता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, परंपरागत खेती में वर्षों से रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग होता आया है, जिससे न केवल कृषि लागत बढ़ती है बल्कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती है और फसल की गुणवत्ता भी कम होती है। इसलिए किसान भाइयों को ऐसे उपाय करने चाहिए कि जिससे कृषि लागत कम हो और उत्पादन बढ़े।
जैविक खेती एक ऐसा ही उपाय है जिसमें कम लागत में जैविक संसाधनों से जैविक खाद का उपयोग करके, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके अधिक फसल ली जा सकती है। साथियों, धान की जैविक खेती कैसे करें, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय जैन और साथ में हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील अग्रवाल। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, धान की जैविक खेती के विषय में यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0771 22 83853। सॉरी, एक बार फिर से सुन लीजिए, 0771 22 83856। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर, सबसे पहले ये बताइए कि जैविक खेती है क्या? आज की स्थिति में जैविक खेती की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी तरह रासायनिक खेती के रूप में बहुत बड़ा हमारा किसान जो है उसमें जुड़ा हुआ हो गया है। जी जी। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता है, रासायनिक दवाइयों का उपयोग करता है, शायद उसके बिना उसका खेती बनती नहीं है। लेकिन जब जैविक खेती की बात हम करते हैं तो पूरी तरह रसायन मुक्त हम खेती कैसे करें, हम ऐसे हमारे तौर तरीके खेती के हैं जिनके माध्यम से हम बिना रसायन के भी या संतुलित रसायन का उपयोग करके, बहुत कम मात्रा में रसायन का उपयोग करके भी हम खेती कर सकते हैं। जी जी। जिसमें विभिन्न प्रकार के जैविक तरीके हैं, जैसे गहरी जुताई करना है या आप पहले से ही उनको पर्याप्त मात्रा में गोबर खाद या जैविक जो भी खाद है, जैविक हमारे रासायनिक कीटनाशक हैं, उन सब का उपयोग करके हम खेती कर सकते हैं। जी जी। ये एक प्रकार की जैविक खेती का तरीका है। जी जी। डॉक्टर अग्रवाल, रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करने से क्या क्या लाभ होते हैं? रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद उपयोग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जी। अक्सर हम किसानों से सुनने में मिलता है, जो पुराने किसान हैं वो कहते हैं कि हमारी जो पहले मिट्टी थी खेत की वो काफ़ी मुलायम थी। अच्छा। अब वो क्या बोलते कठोर हो गई है। जी जी। या वो हार्ड हो गई है। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि जनरली पहले किसान जो होता था वो गोबर की खाद या कंपोस्ट आदि का उपयोग करता था, लेकिन रासायनिक खाद आने के बाद से, रासायनिक उर्वरक आने के बाद उन्होंने उसको उपयोग करना छोड़ दिया। अच्छा। तो होता यह है कि रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो कुछ ही तत्वों को देते हैं और साथ ही उनमें कॉम्पैक्टनेस होती है, जिनके केमिकल रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सॉइल में, और सॉइल में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं बहुत मात्रा में, वो उनको कहना चाहिए कि जो एक मृत स्थिति में ले आती है। तो जो सॉइल का स्ट्रक्चर है और सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे खेती के लिए बहुत लाभदायक है। डॉक्टर साहब, पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। अच्छा। हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने की वजह से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली सॉइल में हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उनको उपलब्ध कराते हैं पौधे को या फसलों को। जी जी। इनके ना होने से वो कठोरनेस आ गई है। अच्छा। और हमारी उर्वरा शक्ति में ह्रास हुआ है। जब यही हम खाद, जैविक खाद डालते हैं जी, तो इससे उनकी मात्रा बढ़ती है। अच्छा। और खेती की जो मिट्टी होती है उसमें मुलायम बनाता है, जिससे जड़ को बढ़ने में सहयोग होता है। इस प्रकार से हमारी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। एक साथी का फोन सुन लें। हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं जगदीश जवान बोल रहा हूँ, जिला बलौदा बाजार। जी जी जगदीश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा 2 सवाल है जी। एक सवाल है, जैसे हम लोग रासायनिक खेती करते हैं, जी हाँ, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, जी हाँ, उसको उत्पादन और जैविक खाद और जैविक कीटनाशक के द्वारा खेती करते हैं, तो दोनों के उत्पादन में कुछ अंतर आता है कि बराबर होती है, कम ज्यादा? अच्छा, उसकी बारे में जानकारी। जी जी। और दूसरा एक बार खास वाले में पूरा था कि मही का कीटनाशक बता रहे हैं कि मही का कीटनाशक कैसे बनाना है, अच्छा, और कैसे रखना है, उसी के संबंध में और बता दीजिए। जी जी, बताइए सर। देखिए, पहला आपका जो प्रश्न है कि हम रासायनिक खेती करते हैं और जैविक खेती करते हैं तो दोनों के उत्पादन में क्या फ़र्क पड़ता है। जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो आप निश्चित रूप से धान की अगर खेती कर रहे हैं तो मेरा अनुमान है कि करीब करीब 20 से 22 बोरा आप धान आराम से काट रहे होंगे। लेकिन जैविक खेती की अगर आप शुरुआत करते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में निश्चित रूप से उसका उत्पादन थोड़ा कम होता है, पर 3 से 4 साल अगर आप खेती करने लगते हैं और पूरी तरह 100% अगर जैविक खेती करते हैं तो आप 12 से 15 बोरा तक धान आराम से उत्पादित कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो आप जैविक धान उत्पादन करेंगे और अगर उसको आप किसी संस्था से उसको रजिस्टर्ड करके करते हैं
तो जब वो ब्रांड के रूप में निकलेगा तो उसकी जो कीमत बाजार में मिलती है वो आपके जो रासायनिक धान जो आपने तैयार किया है उससे कई गुना ज़्यादा मिलती है। इसलिए आपको लागत की तुलना में जो फ़ायदा है वो जैविक में बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। जी जी। इनका दूसरा प्रश्न था ये मही को किस तरह से कीटनाशक के रूप में देखिए, मही को कीटनाशक के रूप में जब उपयोग करने की बात होती है तो एक बात ध्यान रखिए कि पहले तो हमको ये देखना है कि धान में किस कीड़े के लिए और हमको आवश्यकता है या नहीं है, इसका हमको पहले मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। मही का हम जब उपयोग करते हैं तो बहुत कम हमको ध्यान रखना है कि उसको हमको डाइल्यूट करके पतला करके ही उसका उपयोग करना है। और कम से कम आप उसको 10 से 12 गुना उसको पतला करके और फिर उसको आप मही का उपयोग करें। पर उससे पहले आप शुरुआत इस बात से करें कि आपको जो भी कीट है, विशेष करके आपको तना छेदक होगा या आपको और भी किसी इल्ली प्रकार के कीट होते हैं तो आपको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ट्रेको कार्ड और ब्रेको कार्ड दिए जा रहे हैं, जो कि जो हमारे दुश्मन कीट हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये मित्र कीट आपको खेत में लगाने के लिए मिल जाएंगे। और इनका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको बनिस्बत मही के ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और किसी अन्य प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। जी जी। हमारे एक और साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ दीदी जी नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब भी नमस्कार। मैं रानी गांव नगरी ऋषिकेश कुमार साहू बोलत हूँ। जी जी साहू जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? हम अभी रोपण लगाए हैं तो उनमें अब जैविक रूप से उनमें कौन कौन से खातू वगैरह डालें एक बारे में बताऊँ। और उनमें मान लो रोग रही लगती जैसे तना छेदक लगती तो ओकर पर जैविक रूप से नियंत्रण करे का उपचार है बहुत बताए। अच्छा जी, बताइए सर। हाँ, अभी खाद के लिए तो अगर आप जैविक रूप में गोबर की खाद इस सब का उपयोग नहीं किए हैं और अभी आपने रोपा लगाया तो आपके पास सबसे अच्छा अभी समय है कि अगर हफ्ता भर करीब हो गया रोपा लगाए तो आप ब्लू ग्रीन एल्गी BGA जिसको कहते हैं वो उपलब्ध है। कृषि विज्ञान केंद्र भी हर ज़िले में उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हैं। करीब 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब 4 किलो प्रति एकड़। और इसमें हम उसको पूरे खेत में छिड़क के पानी को बांध दें करीब 15-20 दिन के लिए, तो ये जो शैवाल होती है ये काई, नीलहरित काई, ये पूरे खेत में फैल जाएगी और ये एटमॉस्फेयर से, वातावरण से नाइट्रोजन खींच के पौधों को देती है। जी जी। तो आप BGA या एजोटोबैक्टर का आप उपयोग कर सकते हैं अभी। और दूसरा प्रश्न का आप उपयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए धान की खेती के लिए बहुत लाभदायक है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अगर जो हमारे किसान भाई धान की जैविक खेती करना चाहते हैं वो बीजों के चयन के समय में क्या सावधानी बरतें? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि जितने भी हमारे यहाँ 3 प्रकार से खेती धान की करते हैं। पहली बात है कि या तो वो बोता लगाते हैं या फिर वो रोपा लगाते हैं, और बहुत कुछ कम किसान हैं जो कतार बुनी से भी अभी जिन्होंने शुरुआत की है। जी। जो रोपा लगाते हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि वो जो है हरी खाद का उपयोग पहले करें। हरी खाद के रूप में सनई का है या ढेचा का जो है जिनको हम डंडनी बोलते हैं, जी जी। इसको वो निश्चित रूप से लगाएं। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ज़मीन के सुधार में। और उसको आप लगाने के करीब करीब 20 से 25 दिन बाद जैसे आपका रोपा तैयार होता है उस समय उसको आप अच्छे से मता लें। तो जो आपके खेत की मिट्टी है उसका जो जैसा स्तर है वो बहुत सुधरता है। मिट्टी बहुत पोली बनती है, पोषक तत्व तो बहुत अधिक मात्रा में हमारी आने वाली फसल को मिलती है। इससे आपकी धान की फसल बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। और निश्चित रूप से ये मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि उसमें जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको कीट और बीमारी भी कम लगेंगे। इसका बड़ा कारण ये है कि जैविक जब हम उपयोग करने लगते हैं तो खाली हमको यूरिया में हमको नाइट्रोजन मिलता है। आप DAP डालते होंगे तो आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलता है। अगर आप बहुत अच्छे किसान हैं और पोटास भी डालते हैं तो आपको एक और चीज़ मिल जाता है कि भाई इसमें पोटेशियम भी मिलता है। लेकिन अगर आप हरी खाद है, गोबर खाद है, इनका प्रयोग अगर प्रारंभ में करते हैं तो आपको समझ लीजिए पूरी चीज़ें खाने की जो ज़रूरत होती है उस पौधे को, वो सारे तत्व एक साथ मिलते हैं। और जब वो सारे तत्व मिलते हैं तो हमारा जो पौधा होता है वो बहुत मजबूत बनता है और उसमें बहुत अधिक बालियाँ भी निकलती हैं और ताकतवर पौधा होता है, जिसकी वजह से उसमें अपेक्षाकृत आपको कीट और बीमारियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। जी जी जी। डॉक्टर अग्रवाल, क्या बीजोपचार के लिए भी कोई जैविक उपाय है? बीजोपचार के लिए जैविक उपचार एक्चुअल में बहुत सारे किसानों के द्वारा किया जाता है। एक बीजामृत बोल के जी, वो चाहे तो कुछ किसान कर सकते हैं, बीजामृत बना के उससे बीजोपचार कर सकते हैं। लेकिन जैसे धान की बात करें, इसके अलावा हमारे पास अगर दलहनी फसलें हैं तो उसमें हमको राइजोबियम से करना चाहिए। अच्छा। हम धान में जाएं तो एजोटोबैक्टर और
एजोटोबैक्टर का हम उपचार कर सकते हैं ताकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके अगर हम बोनी कर रहे हैं उस स्थिति में तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेके पौधों को प्रदान करता है। इसके अलावा फास्फोरस के लिए हम पीएसबी कल्चर आता है जो अघुलनशील रूप में हमारी मृदा में जो फास्फोरस तत्व रहता है उसको घुलनशील करके पौधों को प्रदान करता है। अच्छा। तो इनसे बीजोपचार किया जा सकता है। जी, हमारे एक साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं धनुराम साहू बात। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी, अपना प्रश्न कीजिए। और जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए? अच्छा सर, जैविक खाद का जैसा मैंने उपयोग करना चाहिए? जी। देखिए, आप धान की खेती कर रहे हैं और धान की खेती में हमारी जो अंतिम वो रहता है कि हमको कम से कम 20 से 22 बोरा धान मिले, तो इसलिए आपको प्रारंभ से लेकर आखिरी तक आपको जैविक खाद का उपयोग करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको गोबर खाद का बिल्कुल भरपूर उपयोग करना है। इसके अलावा आपको अगर आप रोपा लगा रहे हैं तो आपको हरी खाद का उपयोग करना है। साथ ही आपको बीजोपचार के लिए जैसा अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया आपको कि आप इसमें एजोटोबैक्टर का उपयोग करें और ट्राइकोडर्मा का भी आप बीज का उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार आप शुरुआत में करेंगे, बाद में आप उसमें जीवामृत जो देते हैं, बीज का उपचार भी आप करें तो बीजामृत से करें। उसके बाद आपको जीवामृत करना है। जीवामृत भी एक तरीके से खाद ही है। आपके पौधों को समय हर 5 से 7 दिन बाद अगर आप जीवामृत बना के अगर उसका छिड़काव करते हैं तो आपके पौधों को धीरे धीरे हर अंतराल में उसको ताकत मिलती जाएगी। और इस प्रकार से हम पूरे फसल के दौरान अगर हम ये सारी चीज़ें उनको लगातार देते रहते हैं तो हमारी फसल को हमेशा खाद मिलते रहेगी और पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होगी। जी डॉक्टर साहब, अगर धान की जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें पोषक तत्व प्रबंधन किस तरह से किया जाए? वही मैंने अभी जैसा बताया आपको कि सबसे पहले आप तो यानी खेत की जुताई कर लें, गहरी जुताई करें। उसके बाद उसमें आप बिल्कुल हरी खाद बिल्कुल लगाएं। हरी खाद के रूप में आपको डंडनी है या सन है, इसको आप बिल्कुल तैयार करके लगा दें। रोपा के साथ साथ जब रोपा का बीज आप उधर तैयार कर रहे हैं तो इसको भी लगा लें। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रोपा के लिए अगर आप जो बीज डाल रहे हैं उसको भी पूरी तरीके से जैविक रूप से ही आपको लगाना है। बीजोपचार कर लें बीजामृत के माध्यम से। बीजामृत के लिए आप गोबर के जो गोबर है, कच्चा गोबर लेके, देसी गाय का कच्चा गोबर लेके जैसा कि है, और उसके साथ आप उसमें उसको पहले करीब 10 किलो के आसपास गोबर लेके उसको पोटली में बांध लें और पानी में भिगो दें। करीब 12 घंटे या 14 घंटे के आसपास रखते हैं तो उसमें से पूरा उसका जो तत्व है वो पूरा पानी में आ जाता है। इसके साथ उसमें आप करीब 50 से 100 ग्राम चूने को 1 लीटर पानी में भिगो लें, उसको भी रात भर रखें। दूसरे दिन उसको भी उसके साथ मिला लें। और इसके अलावा आप किसी भी अच्छे मतलब बरगद या पीपल के पेड़ की जो मिट्टी होती है उसको 50 से 100 ग्राम उसमें मिला लें। इन सबको आप एक घोल बना लें 300 लीटर पानी में, और फिर 300 ml उसमें से निकाल के और आप उसको अच्छे से बीजोपचार के रूप में उसको छिड़क दें ताकि पूरे बीज के ऊपर वो फैल जाए। तो ये एक पोषक तत्व यहीं से उसको शुरुआत होती है। बाद में आप उसको लगाने के बाद जो है उधर आपने खेत में हरी खाद लगाई ली है, इधर बीजोपचार इसमें 1-2 बार जब आपका रोपा का पीरियड है, जब रोपा में धान बढ़ रहा है तो आप 1 से 2 बार उसमें जीवामृत दें। और जब रोपा आप खेत में लगा देते हैं तो हरी खाद को मताई करने के बाद, रोपा लगाने के बाद फिर से आप जीवामृत हर 10 से 15 दिन के अंतराल में लगातार फसल को देते रहें। और जैसा अभी बताया एजोटोबैक्टर है, इसका उपयोग करें, पीएसबी का उपयोग करें। तो ये सारी चीज़ें जमीन के अंदर जो भी सूक्ष्म तत्व हैं उसको आपको भरपूर मात्रा में देगी। हाँ, अगर आप और चाहें शुरुआत से तो आप वर्मी कंपोस्ट जो होता है, केचुआ खाद है, उसकी भी शुरुआत करें, क्योंकि आपके खेत में फसल कटाई के बाद जो भी अवशेष बचते हैं उसको आप चाहें तो प्लास्टिक के आजकल वर्मी बेड आ गए, या वर्मी टाका बना के या गड्ढा करके भी आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लें। वो भी आपके लिए बहुत पौष्टिक रहेगी। और उसको तैयार करने के बाद करीब 1.5 से 2 महीने के बाद वो तैयार हो जाती है तो उसको आप छान के और उसको खेत में मिला सकते हैं। जैसा भी आप देखते हैं कि घुरवा की खाद आप सब उपयोग करते हैं, उसको भी सही तरीके से अगर आप घुरवा तैयार करते हैं तो आपको साल में 2 बार खाद मिलेगी। आप पूरे अच्छे से घुरवा, आपका जो घर का घुरवा रहता है उसको भरने के बाद ऊपर से मिट्टी से ढकें और उसमें आप जो है डॉक्टर साहब एक साथी का फोन पहले सुन ले। हेलो नमस्कार। आप जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लक्ष्मण ने राजू पौधा से बोला। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं जो है छोटे-मोटे जो है सब्जी भाजी लगाता हूँ। हाँ और खेती किसान के छोटे-मोटे करता हूँ यहाँ। जी और मैं जैविक खेती करना चाहता हूँ जी। और जो जिसमें फूल लग जाते हैं तो मैं यहाँ पर महीनों के माध्यम से
गोबर खाद कचरा के माध्यम से जो है वो विभिन्न अनुदान से चाहते हैं जी जी जमीन में और जो भाजी बात लोगों से टोका करो लोग डॉक्टर जानकारी थी अब अपन के माध्यम से जानते हैं। सर बताइए। देखिए सब्जी भाजी आप लगाते हैं, बहुत बढ़िया, आप जैविक के प्रति आपकी रुचि है। प्रारंभिक अवस्था से आप, मैंने जैसे बताया कि आप बीजोपचार को उसको भी आप बीजामृत से उपयोग करें और उसको उपचार करके लगाएं। शुरुआत से गोबर खाद का प्रयोग करें और वृद्धि करते समय सब्जियों में अगर आपको कीट या बीमारियों की संभावना दिखती है तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे इसके ट्रैप आते हैं, बाजार में मिलते हैं। येलो स्टिकी ट्रैप है, ब्लू स्टिकी ट्रैप है, इनको आप लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं भी मिलते हैं तो बहुत सरल सा तरीका है कि आप कोई भी पुट्ठे का एक अच्छा सा पुट्ठा ले लें, करीब 1 फीट का, और उसको आपको जो जला हुआ तेल होता है गाड़ियों से निकला हुआ, उसको आप उसके ऊपर पूरा लपेट के भी उसको उसमें मतलब गिला कर दें और पौधे की हाइट पे उसको आप डंडे में बांध के खेत में कई जगह लगा दें। तो जो उड़ने वाले अरंडी का तेल भी आप लगा सकते हैं, वो भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो भी उड़ने वाले कीट हैं वो उसके आसपास चिपक जाते हैं और इससे आपके पौधों को जो नुकसान पहुंचाने वाले, रस चूसने वाले जो कीड़े हैं वो आपको पौधों को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे और आपकी सब्जी भाजी बहुत अच्छे से हो सकेगी। जी जी सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। तो पोषक तत्व के लिए मैंने जैसे बताया कि यहाँ तक आने के बाद आप मतलब जहाँ तक आप लगातार उसको जीवामृत लगातार देते रहें। हर 10 से 12 दिन में आपको उसको अवलोकन करना है और आवश्यकता अनुरूप उसको जीवामृत देना है। जी जी। इसमें धीरे धीरे करके, ये ऐसा नहीं है कि आप प्रारंभिक 1 साल शुरुआत करें और आपको तत्काल उसके रिजल्ट मिलेंगे। निश्चित रूप से पहले साल आपको उपज कम मिलेगी। संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है आपको इसमें कीट बीमारियों का भी शुरुआत में प्रकोप हो। उपज भी मैंने जैसे बताया कि आपको 8-10 बोरा ही धान मिले, लेकिन धीरे धीरे 2-3 सालों में ये उपज आपकी बढ़ते जाएगी, क्योंकि जमीन में और जमीन के आसपास बहुत सारे जैसा अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको सूक्ष्म तत्व जमीन में बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे आपकी जो फसल की उपज है और फसल को जो ताकत मिलती है जमीन से वो बढ़ते जाएगी और आपका उत्पादन निश्चित रूप से बहुत अच्छा आएगा। जी जी। डॉक्टर अग्रवाल, इस समय कुछ जिलों में वर्षा सामान्य से कम हुई है, ऐसे समय हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, कौन सी फसल का चुनाव करना चाहिए कि उन्हें नुकसान से बचाया जा सके? इस साल तो बरसात काफ़ी कम हुई है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों ने अगर उनको पहले चॉइस ये कर लेनी चाहिए कि अर्ली वैरायटी की जो भी धान, अगर धान ही लगाना है उनको तो अर्ली वैरायटी या हरुणा किसान किस्मों का चुनाव कर लें। इसके अलावा उनको अपना जो बीज दर है उसको करीब 20 से 25% बढ़ा दें। अच्छा। ताकि जो नुकसान हो उसका कंपनसेट हो पाए। और अगर हो सके तो दूसरी फसलें जैसे मूंग है, उड़द है या मक्का है, इनको लिया जा सकता है। अभी जिस तरीके से पानी की स्थिति दिख रही है कि कम हो रहा है इस बार, तो उनको लगा के वो अपना नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, रासायनिक खाद की तुलना में जैविक खाद की लागत कम होती है, किस तरह से किसान भाई इन चीज़ों को अपनाएं और लाभ अधिक ले सकते हैं? देखिए, अभी आप देखेंगे लगातार पिछले कुछ सालों से देखें तो हमारे जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। मैं अगर ये कहूँ कि शायद 2 गुना भी कुछ हद तक हो गई हैं तो वो बहुत गलत नहीं होगा। जी जी। रासायनिक दवाएं भी पहले हम 1 या 2 स्प्रे में हमारा किसानों का काम चल जाता था। अब मैं देखता हूं कि धान में कम से कम 4 से 5-6 स्प्रे तक उनका उपयोग करना पड़ता है। जितने स्प्रे होंगे निश्चित रूप से उसकी लागत बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जाती है जी। लेकिन इसके बदले अगर हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं या जैविक धान की खेती करते हैं तो इसमें अधिकतर सामान ऐसे हैं जो घर के ही उपयोग होते हैं। अच्छा। भाई आपका जानवर है, आपका उसी से गोबर मिलना है, गौमूत्र भी आपको वहीं मिलना है। जी जी। ये सारी चीज़ें आपके घर की लगनी है। और देखा जाए तो बीजामृत बनाते हैं वो भी घर का अलग बनता है, जीवामृत भी लगता है। बाद में जो कीड़े बीमारी आते हैं उनके लिए हम लोग कई बार नीम के जो बहुत सारे कीटनाशक स्थानीय स्तर पर किसान भाई तैयार करते हैं उसका उपयोग करके भी वो भी अपने को मतलब स्थानीय स्तर पर मिलती है। जी जी। तो ये सारी लागत उनको धीरे धीरे कम होती जाती है और लागत कम होगी तो निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ेगी और ये कहूँ कि दुगनी होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आसानी से दुगनी होगी। जी जी जी। डॉक्टर अग्रवाल, कीट पतंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए जैविक तरीके से, ये तो डॉक्टर साहब ने बताया। कोई रोग जो धान में लगते हैं सामान्यतः उनको किस तरह से जैविक विधि से रोका जा सकता है? सबसे पहले तो सर ने बीजोपचार का बताया था, बीजामृत से करें तो इस तरीके से हमको करना ही है। लेकिन रोग और इसके लिए हमको सबसे पहले चयन करना है कि हम ऐसी फसलें या ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो रोग प्रतिरोधी है। जी। हमको हमारे क्षेत्र में पता है किस प्रकार के रोग आते हैं तो हम उन किस्मों का चुनाव करें जिनमें इस प्रकार के रोग नहीं आते, जो इसके लिए प्रतिरोधी किस्में उनको उगाना चाहिए।
इसके अलावा अगर हम क्या बोलते जनरली अगर देखेंगे मेड़ को अगर क्लियर करें, जो मेड़ में घास फूस रहती है तो अक्सर चाहे कीड़े हो या पैथोजन्स हो वो वहीं पे ज़्यादा पनपते हैं जहाँ छाँव हो और जहाँ वो, तो ऐसी स्थिति में हमको मेड़ को भी क्लियर रखना है। साथ में ही हमको ऑप्टिमम अनुकूल जो पौधों की संख्या है 1 हेक्टेयर में होनी चाहिए, उसका हमको ध्यान रखना है कि अनुकूल प्लांट पॉपुलेशन उसको मेंटेन करें ताकि सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरे पौधे को मिले। तो जो जीवाणु हैं या कीट है उनको बढ़ने के लिए हम उनको बाधित करें। तो इस प्रकार से हम सुरक्षा कर सकते हैं। फिर ग्रीष्मकालीन जुताई है, जो मई के महीने में अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो जितने भी अंडे हैं कीटों के या बैक्टीरिया के वो हैं वो सारे तेज़ धूप में नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम उनका रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास बायोपेस्टिसाइड्स हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, चाहे नीम के हों चाहे ट्राइकोडर्मा है, इस तरीके से कुछ फंगस आते हैं जो इनका कंट्रोल करते हैं। जी डॉक्टर जैन, जैसा कि आपने बताया कि जैविक खेती में शुरू के कुछ वर्षों में उत्पादन कम होता है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभी से जो हमारे किसान भाई जैविक खेती से जुड़ रहे हैं इन्हें क्या उपाय करने चाहिए? जब भी जैविक खेती करने का उनका निर्णय बनता है तो सबसे पहले मैंने कहा कि प्रारंभ में तो वो जैसा किस्मों का चयन तो बहुत शुरुआत से अच्छा करें, गर्मी में गहरी जुताई करें और इसके साथ साथ जो है हरी खाद का बिल्कुल वो उपयोग करें। अगर वो बोता भी करते हैं तो बोता में भी साथ में वो हरी खाद को मिला के और उसको भी परंपरागत तरीके से जैसा होता है उसमें जब वो ब्यासी करते हैं मान लो तो ब्यासी की स्थिति में भी वो हरी खाद उनको जमीन में मिलके उनको पोषकता का काम करेगी। और जैविक उर्वरक जो हैं जैसे बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर भी आजकल बाजार में उपलब्ध है, उनका भी वो उपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से शुरुआत में ही इनको इसमें जो आय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा और जो उत्पादन होगा मान लीजिए लागत के बदले उनको जो मिलना है तो जैविक जब भी कोई चीज खरीदता है बाजार में तो उसकी कीमत उनको अच्छी मिलेगी। हाँ, एक और ये है कि अगर उनके आसपास बहुत सारे किसान आपस में इकट्ठा होकर जैविक खेती करते हैं तो निश्चित रूप से सब एक सामूहिक खेती जैविक की जैविक जो उत्पाद होगा उसको एक वो संगठन बना के समूह बना के अगर विक्रय करते हैं तो बाजार व्यवस्था भी उनको बहुत आसानी से मिल जाएगी। जिससे सबसे ज्यादा किसानों को यही समस्या आती है कि जैविक खेती तो करते हैं, जैविक उत्पाद तो करते हैं पर उनके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो समूह के रूप में काम करते हैं और उसको बाजार में विक्रय करने के लिए अगर एक समूह के रूप में ब्रांड के रूप में अगर उसको बेचते हैं तो बहुत सारे आजकल आप देखते हैं कि शहरों में मॉल में या ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे बाजार उपलब्ध हैं जहां पर उसको विक्रय कर सकते हैं। तो ऐसे किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र जिले में हमारे उपस्थित हैं बहुत सारे जिलों में, उनके माध्यम से अगर वो प्रयास करते हैं तो सर हमारे एक साथी का फोन है। हेलो 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 नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं रामेश्वर का साथ बोल रहा हूँ। जी रामेश्वर जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? सर तो धान बोए हैं जी तो उसमें मतलब बारिश नहीं हुआ और अभी धान मर रहा है। अच्छा। तो उसके बाद बारिश होगा तो उसे मतलब हरा पर लाने के लिए हमें किस प्रकार की जैविक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा? जी सर बताइए। देखिए आपने धान जो लगाया है मुझे संभावित रूप से बोता धान आपका लगा है और निश्चित रूप से पानी की कमी के कारण आपका धान पीला पड़ रहा है। हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी पानी गिरेगा। और एक और चीज़ है, अगर आपके पास पानी का साधन नहीं तो इस साल नहीं लेकिन अगले साल से ज़रूर इस बात को ध्यान रखिए कि आप कतार बोनी का उपयोग करिए। कतार बोनी का उपयोग करने से आपको ये जो अभी धान मरने की संभावना दिख रही है, ऐसी विषम परिस्थिति आती है जब पानी कम होता है तो उस स्थिति में आपको कतार बोनी बहुत अधिक मात्रा में आपको लाभ करेगी और अधिक उत्पादन भी देगी। जी डॉक्टर जैन, डॉक्टर अग्रवाल, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।